कि क्लास 10 के प्रिपरेशन में नोट्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग का ये कहना है कि सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली रेडीमेड नोट्स को रिफर करो, टाइम सेव कर लो। कुछ लोग का ये कहना है अगर रेडीमेड रिफर करना ही है तो सीनियर के नोट्स को रिफर करो ना, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी दी होती है। आखिर करना तो करना क्या, यही एक क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में आ रहा है, जिसका सोल्यूशन आज के वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 के प्रिपरेशन में क्या हमें नोट्स बनाना जरूरी है, अगर जरूरी है तो कैसे बनाने हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप क्या प्रीफर करोगे, रेडीमेड नोट्स या फिर सेल्फ मेड नोट। शुरुआत अगर करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए, जहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सेल्फ मेड नोट्स है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सेल्फ मेड नोट्स हमें क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, What are the reasons behind it? क्यों हमें ये सेल्फ मेड नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, जिसका आंसर देने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रीजंस दूंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे हर रोज के बेसिस पे सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जो हर रोज के बेसिस पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब हर रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स वो पढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो हर रोज नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स को दिमाग में ध्यान में रखना इजी नहीं है, दैट टू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हर एक टॉपिक को रीड करना, ठीक है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना, और ये सारी चीजें दिमाग में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रखना उतना इजी नहीं है विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस। और यही चीज जो समझ में आपको आ रहा है, उसको अगर आप लिख कर निकालते हो, अगर उसके आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे, जो आप समझ रहे थे, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने दिमाग में रख सकते हो। और ये राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों की जो है वो सेल्फ मेड नोट्स के फॉर्मेट में होने वाली है। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड रीजन की अगर बात करूं तो बच्चे जब भी सेल्फ मेड नोट्स बना रहे होते हैं, अपने खुद के नोट्स जब बना रहे होते हैं, तो वो एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो जिसके बारे में आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। अब जब आप एक टॉपिक के बारे में आप लिखने वाले हो तो उस टॉपिक को सबसे पहले रीड करोगे, ठीक है, उसके बारे में लिखने से पहले उसको ध्यान से रीड करोगे, समझोगे। ठीक है, लिखते समय अगर समझो कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर से उसको एक बार पढ़ोगे। ठीक है, मतलब नोट्स को प्रिपेयर करते समय फिर से एक बार पढ़ोगे। जब पूरा नोट्स बन जाता है उस टॉपिक के बारे में, फिर उस चैप्टर के बारे में फिर से एक बार पढ़ोगे, ये समझने के लिए कि जो भी मैंने प्रिपेयर किया है क्या वो सही है या गलत है, कोई गलत चीज़ तो मैंने नहीं लिख दी। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए लास्ट में फिर से एक बार रीड करोगे। यानी कि एक टॉपिक के बारे में या फिर एक चैप्टर के बारे में जब आप नोट्स बना रहे हो, तब आप 3 बार या मल्टीपल टाइम्स उसको रीड कर रहे हो, जिससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना ज़्यादा रहने वाला है और एक टॉपिक आपके दिमाग में कितने बड़ी तरीके से रहने वाला है, ये आपको अंदाजा यहाँ से आ सकता है। तीसरे रीज़न की अगर बात करूं तो ये जो भी सेल्फ मेड नोट्स आप बना रहे हो, ये अपने ओन वर्ड्स में बना रहे हो, अपने खुद के वर्ड्स में। ठीक है, जहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आप लिखने वाले हो वो आपको जो समझ में आ रहा है आपके हिसाब से आप लिखने वाले हो। ठीक है, और यही ओन वर्ड्स वाला एक्सप्लेनेशन आपको आगे चल के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे ना, उसका आंसर फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे करेगा आगे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, बट यही सेल्फ मेड नोट्स आपका आंसर फॉर्मेशन जो है वो इंप्रूव कराने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, ये जो सेल्फ मेड नोट्स आप बनाओगे, ये सेल्फ मेड नोट्स आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं, आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक, आपका जो पीरियोडिक रिवीजन रहेगा ना, जो हर वीक में एक बार करोगे या हर 2 वीक में एक बार करोगे या फिर हर मंथ में एक बार जो पीरियोडिक रिवीजन करोगे, इस पीरियोडिक रिवीजन में ये आपके सेल्फ मेड नोट्स बहुत काम आएंगे। उसका एक्सप्लेनेशन जो आप लिख रहे हो वो बहुत मदद करेगा। अब जो हमें पता चल चुका है कि ये सेल्फ मेड नोट्स क्यों बनाने चाहिए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए, जहाँ पे आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करनी है आपके खुद के नोट्स बनाने के लिए। जिसमें सबसे पहले स्टेप की अगर बात करूं तो जिस भी चैप्टर के नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस चैप्टर को सबसे पहले टेक्स्ट बुक से थरोली ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। हर एक चीज को ध्यानपूर्वक अपने दोनों आंखें खोल के पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहां पर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर को
टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक, टॉपिक 1 हो गया, उसके बाद टॉपिक 2 हो गया, उसके बाद टॉपिक 3 हो गया। और एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, अगर ये टॉपिक का एग्जाम्पल भी अगर मुझे बताना पड़ेगा तो फॉर एग्जाम्पल समझ लो साइंस 1 का चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसके नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। इस ग्रेविटेशन को आपने अपने टेक्स्ट बुक से थरोली एक बार पढ़ लिया है। अब इस ग्रेविटेशन को टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहला सब टॉपिक रहेगा आपका ग्रेविटेशन, जहाँ पे उसका बेसिक सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा फोर्स एंड मोशन, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड टॉपिक की बात करूँ तो थर्ड टॉपिक विल बी सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक की बात करूँ तो वो रहेगा आपका केपलर्स लॉ। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे फिफ्थ टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक, सेवेंथ टॉपिक कंटिन्यू होता रहेगा। कुछ इस फॉर्मेट में हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड करना है। स्टेप 1 आपको समझ में आ गया। अब स्टेप 2 की बात करूं तो जो भी टॉपिक्स अपने डिवाइड किए, हर एक टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हाथ में एक पेंसिल उठाना है। जब हर एक टॉपिक आप पढ़ रहे होते हो, उस टॉपिक में जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका जो कंसेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट चैप्टर का एस्केप वेलोसिटी टॉपिक है। इस टॉपिक में ये जो पैराग्राफ दिया है, 2 या 3 पैराग्राफ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको इस प्रकार से हाईलाइट करेंगे। जो भी आपको अंडरलाइन करना है, मतलब जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डायरेक्टली एज इट इज मत को टेपना अपने इसमें नोट्स में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 3 पैराग्राफ दिए हैं, तो तीनों पैराग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा है, उसको कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे। सिमिलरली ये हेरिडेटरी वाला चैप्टर है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट 2 पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो हर एक पैराग्राफ में जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम लोग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसके पीछे का कंसेप्ट है, जो भी आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और ये जो चीज़ आप अंडरलाइन कर रहे हो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि बस आपने उठा लिया, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लिया और अगले स्टेप के लिए गए, नहीं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जो आपने अंडरलाइन किया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। बाद अगर हम लोग थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप इज वेरी इजी। जो भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, जो भी हमने इंपॉर्टेंट मैटर अकॉर्डिंग टू यू जो अपने अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था, उस चीज को अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में अपने ओन वर्ड्स में हमें प्लॉट करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको हम लोग ने अंडरलाइन किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अपने ओन वर्ड्स में लिखने की शुरुआत कर दी, ठीक है। जहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी हमने इंक्लूड कर दिया, जिसकी मदद से एस्केप वेलोसिटी हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जिसके मदद से ये एस्केप वेलोसिटी हमें रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में सारे पॉइंट्स अपने आप अपने ओन वर्ड्स में अपने फॉर्म किए। मैं ये मान के चलता हूँ कि शुरुआती में थोड़ी गलतियाँ हो सकती है ऐसे लिखने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी मिस्टेक वगैरह हो सकता है, बट विद द प्रैक्टिस आप परफेक्टली कुछ इस प्रकार से बना लोगे, ठीक है। जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने ओन वर्ड्स में लिखे हैं, और जो कीवर्ड्स है उसको आपने अंडरलाइन किया है। और इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से आगे चल के आप एग्जामिनेशन में अगर एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पॉइंट्स जो है वो बना सकते हो इन्हीं कीवर्ड्स की मदद से। अब वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की बात करें तो वहाँ पे एक डायग्राम दिया था, वही डायग्राम की मदद से हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। ये जो भी एक्सप्लेनेशन किया है सबसे पहले तो पॉइंट वाइज हमने लिखा है, और पॉइंट वाइज ही हमें लिखना है नोट्स में, क्योंकि इसी फॉर्मेट में पेपर में भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उस ईजी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से आपको प्लॉट करना है। दूसरी चीज़, डेराइवेशन हो, डायग्राम हो, या जो भी चीज़, मैप हो, अगर रोड मैप ही बोल रहा हूँ, अगर आपका फ्लो चार्ट दिया है, डायग्राम दिया है, डिराइवेशन दिया है, अपना ओन डायग्राम जो भी आप अपने मन से निकाल रहे हो, ये सारे चीज़ों के मदद से ही आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में अगर एक डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है ना, तो उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आप अपने नोट्स में निकालो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वही आपको टेपना है, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी आप निकाल सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और यही सेम फॉर्मेट आप अपने एग्जामिनेशन भी कर सकते हो।
इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पिछले स्टेप में जो भी चीजें आपने अंडरलाइन की है और इस स्टेप में उसके जो भी आपने नोट्स फॉर्मेट में लिखा है, ये सारी चीजें समझने के बाद ही लिखना है। ये गलती नहीं करना है कि पिछले पैराग्राफ में जो अंडरलाइन किया वो एज इट इज यहाँ पे टेप आए, नहीं, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी रिसोर्सेज की मदद लगे मदद ले लो, बट उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है, फिर ही अपने मतलब ओन वर्ड्स में जो है वो लिखना है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये समझ लेना कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवंबर तक जो भी आपका प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है, नवंबर या फिर दिसंबर तक जो भी आपका प्रिपरेशन रहेगा, इस प्रिपरेशन में आपके सेल्फ मेड नोट्स बनने ही चाहिए। ये नवंबर दिसंबर तक जितने भी चैप्टर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, उनके सेल्फ मेड नोट्स बनने ही चाहिए, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिससे आपकी आंसर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस होगी और जिससे जो आपको रिवीजन में भी मदद करेगा। दूसरी चीज़, नवंबर और दिसंबर के बाद, नवंबर और दिसंबर के बाद आप जो है वो रेडीमेड नोट्स यूज़ कर सकते हो, रिफ़र कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत कम होता है और रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये रेडीमेड नोट्स में आप कोई मार्केट का खरीदा हुआ नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं खुद भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, या फिर कोई जो सीनियर है आपका जिसने अपने नोट्स बनाए थे खुद के, उसके नोट्स भी आप प्रीफर कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो फॉर्मेट मैंने बताया आपको सेल्फ मेड नोट्स का, इसी फॉर्मेट की मदद से साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको बनाने हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपको लिखने में जो दिक्कत आती है ना, एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने में दिक्कत, सबसे पहले तो वो चली जाएगी और रटने की आदत आपकी चली जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब आपकी बारी है, जितने भी चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, साइमल्टेनियसली अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो आपको पसंद आया है, मुझे पता है। अब आपको ये वीडियो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक लाइक जरूर करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।